अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में हमारी डिस्कशन चल रही थी कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली कंप्यूटर के हवाले से, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनको हैंडल करने का क्या तरीक़ाकार होता है। और जब हम सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो सिस्टम को समझने के बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिस्टम हार्डवेयर को कैसे-कैसे हैंडल कर रहा होता है, कैसे वो कोऑपरेट कर रहा होता है, कैसे मैनेज कर रहा होता है रिसोर्सेज़ को, ये सारी चीज़ें फिर हमें समझ आने लगती हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिस्कस किया था आईओ डिवाइसेज़, सीपीयू की जो है एग्जीक्यूशन के हवाले से कंकरेंटली कैसे करेगा आईओ डिवाइस और सीपीयू। फिर ई डिवाइस हैज़ इट्स ओन कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोल चिप लगी होती है जैसे हर डिवाइस के साथ-साथ। ये प्रीवियस डायग्राम में मैंने डिस्कस किया था। ई डिवाइस कंट्रोलर हैज़ ए लोकल बफर, उसके पास अपनी मेमोरी स्टोर करने के लिए भी कोई सिंगल बिट और नहीं तो कम से कम 1 बिट स्टोर करने के लिए बफर लगे होते हैं। तो ये सारी की सारी जो हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन है, इसको समझने के बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल और ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग के हवाले से हमें आइडिया होगा। तो उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्स में एक सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टोरेज स्ट्रक्चर, कि कितनी किस्म की मेमोरी है, कौन सी मेमोरी, कौन सा स्टोरेज, कैसे वो वर्क करता है, कौन सी मेमोरी की स्पीड तेज़ होती है, ज़्यादा होती है स्पीड, और कौन सी मेमोरी स्लो है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी मेमोरी को पहले एक्सेस करता है, कौन सी मेमोरी को बाद में एक्सेस करता है, और माइक्रो प्रोसेसर के पास डायरेक्ट कनेक्ट कौन सी मेमोरी होती है। ये सारी चीज़ें हम मेमोरी हायरार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिटेल देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेन मेमोरी। दोस्तों, मेन मेमोरी रैम को कहा जाता है नॉर्मली। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, रैम नॉर्मली जो हम जिसे कहते थे वो मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी इज द ओनली लार्ज स्टोरेज मीडिया दैट सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। तो इस लाइन से क्लियरली आपको आइडिया हो गया होगा कि माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू चिप जो लगी होती है उसका डायरेक्ट लिंक रैम के साथ होता है, हार्ड डिस्क के साथ डायरेक्ट लिंक उसका नहीं होता। अगर हार्ड डिस्क से कोई डाटा उसने उठाना भी हो, रीड करना भी हो, तो जब तक वो रैम के पास नहीं आएगा तब तक डाटा वो रीडेबल नहीं होता, तब तक माइक्रो प्रोसेसर तक वो डाटा नहीं पहुंच सकता जब तक कि रैम पे ना आए। सपोज जैसे हम कोई सी या डी ड्राइव में किसी ड्राइव को ओपन करने के बाद किसी फ़ोल्डर में जाके या किसी फ़ाइल को डबल क्लिक करते हैं, कोई मूवी है सपोज़, उसको जब हम डबल क्लिक करते हैं, तो उस मूवी के प्ले होने के लिए क्या होगा, वो मूवी फ़ाइल जो है वो होगी तो ड्राइव के अंदर, लेकिन जो ही उसका डबल क्लिक हम करेंगे तो वो क्या होगा, डाटा उसका उठ के रैम के ऊपर आ जाएगा, मेन मेमोरी पे आ जाएगा। और जब डाटा मेन मेमोरी पे आ जाता है तो वो ऑब्वियसली माइक्रो प्रोसेसर के एक्सेसिबल लोकेशन या उसको माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू जो है एक्सेस कर सकता है आसानी से। मेन मेमोरी इज यूजुअली टू स्मॉल टू स्टोर ऑल नीडेड प्रोग्राम्स एंड डाटा। अब मेन मेमोरी इतनी लार्ज नहीं होती कि आपके कह लें कि सारे के सारे डाटा को स्टोर कर सके। ये सिर्फ करंट वर्किंग डाटा जो होता है उसके हवाले से कह लें कि स्टोरेज का काम कर रही होती है, वो भी टेम्परेरी बेसिस। इसकी अगर मैं आपको रियल एग्जांपल दूं तो जैसे हमारे पास कोई मूवी है, एचडी मूवीज़ जैसे आजकल होती हैं, 1.6 जीबी की या 2 जीबी के लगभग जो है गीगाबाइट्स मेमोरी उसकी होती है। इतनी जो हैवी वीडियो फाइल हो, मूवी फाइल हो, वो हम पूरी की पूरी फाइल रैम पे नहीं भेज सकते। सपोज कि अगर हमारे पास रैम 1 जीबी की लगी हुई, तो 1 जीबी की रैम के ऊपर सोचने वाली बात है 2 जीबी या 1.5 जीबी की मूवी कैसे लोड हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि रैम जो है उस पूरी मूवी को हार्ड डिस्क से नहीं उठाता, बल्कि करंट मिनट, करंट सेकंड्स के कुछ जिसे कहते हैं छोटा सा क्लिप जो है
उस टाइम स्पेस में जो क्लिप अवेलेबल होगा उस क्लिप को लोड करता है रैम पे। और एक मूवी क्लिप के अंदर क्या क्या कुछ होता है, आपके पास इमेजेस होती हैं और ऑडियो सिग्नल होता है। तो कह लें कि सपोज के पहले 5 सेकंड का ऑडियो सिग्नल और उससे रिलेटेड इमेजेस की जो फाइल्स होंगी वो रैम पे लोड हो जाएंगी, और रैम से फर्दर वो फाइल जो है माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगी, और माइक्रो प्रोसेसर उसमें से उस फाइल में से ऑडियो सिग्नल को उठा के स्पीकर की तरफ भेज देगा और इमेजेस को उठा के मॉनिटर की तरफ भेज देगा। इससे क्या होगा कि हमें ऐसे लगेगा जैसे हम मूवी देख रहे हैं। तो ये दोस्तों, आई होप इस लाइन का कॉन्सेप्ट इस डिटेल्ड एग्जांपल के साथ आपको क्लियर हो गया होगा कि मेन मेमोरी इज यूजुअली टू स्मॉल टू स्टोर ऑल नीडेड प्रोग्राम्स एंड डाटा। ऑब्वियसली उस फाइल को प्ले करने के लिए सपोज कि हम वीएलसी प्लेयर या कोई मीडिया प्लेयर यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी हेल्प कर रहा होता है इस डाटा को, मूवी को रन करने के लिए। मूवी से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसको चलाने में वीएलसी प्लेयर टाइप जो सॉफ्टवेयर होंगे वो हेल्प कर देते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर ओवरऑल, या ये जितनी भी वर्किंग मैंने बताई है, ये ओवरऑल मैनेज जो हो रही होती है वो ओएस के थ्रू ही हो रही होती है। अब अगर हम डिस्कस करें कि मेन मेमोरी इज अ वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितना भी डाटा होता है रैम के ऊपर, वो जो ही सिस्टम शटडाउन हो या जो ही प्रोग्राम हम उसको क्लोज करें रनिंग प्रोग्राम को, तो हमारे पास डाटा वहाँ से रिमूव हो जाता है। दैट लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज ऑफ। आई होप आपको मेन मेमोरी की वर्किंग के हवाले से डिटेल का आइडिया हो गया होगा कि कैसे स्टोरेज स्ट्रक्चर में मेन मेमोरी रैम वर्क कर रही है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी कुछ मेमोरी रजिस्टर्स होते हैं, तो वो मेमोरी रजिस्टर जो होते हैं वो भी एज ए रैम वर्क कर रहे होते हैं, उनको भी रैंडम एक्सेस मेमोरी के तौर पर लिया जाता है। और एक और मेमोरी की टाइप है कैशे मेमोरी, तो वो भी एज ए रैम वर्क कर रही होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के तौर पर वर्क कर रही होती है। लेकिन इनकी इनमें डिफरेंसेस या स्पीड के हवाले से या फर्दर इनमें किस मेमोरी का क्या काम है वो मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट स्लाइड से बताता हूँ। Therefore, most computer provides secondary storage as extension to store web browser, compilers, word processor, and many other softwares and files. तो रैम क्योंकि एक स्मॉल क्या मेमोरी स्पेस होती है रैम में, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 GB अगर रैम लगी हो और आपकी फ़ाइल जो है कोई वीडियो या मूवी फ़ाइल हमारी 1.5-2 GB की हो, तो उसमें हमारे पास 1 GB की रैम पे वो पूरी पूरी फाइल लोड नहीं हो सकती, बल्कि हमें उस बड़ी फाइल को स्टोर करने के लिए अलग से हार्ड डिस्क वगैरह की ज़रूरत पेश आती है। हार्ड डिस्क को जो सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर लिया जाता है उसको सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है, और जो रैम है उसको प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। और हमारे पास जब भी आप देखते हैं कि जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमारे पास सी ड्राइव में हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होता है। लेकिन जो ही सिस्टम हम ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, बूस्ट अप लोड होता है, तो हमारे पास कर्नल फाइल सी ड्राइव से उठ के रैम पे आ जाती है। और रैम पे जो ही कर्नल रन होना स्टार्ट हो जाता है तो ऐसे लगता है हमें जैसे विंडो स्टार्ट हो गई और अब कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब स्टोरेज हायरार्की देख लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी है वो है रजिस्टर्स। उसके फास्ट होने में सबसे मेन रीज़न ये है कि वो माइक्रो प्रोसेसर के बिल्कुल करीब होती है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब जो चिप हमारी टोटल कैलकुलेशन कर रही है, और कैलकुलेशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का इस्तेमाल कर रही है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर जब डाटा हमने ऑपरेंड्स और अप कोड, ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड्स हमने सेंड करने होते हैं, तो वो दोनों किस्म का जो डाटा होता है वो ALU के अंदर, अगर हम रजिस्टर्स मेमोरी जो कि माइक्रोप्रोसेसर चिप के अंदर होती है, उस मेमोरी लोकेशन से डाटा उठा के ALU के अंदर डाल दें, तो वो बहुत फास्ट और स्पीडली ये टास्क जो है कंप्लीट हो सकता है।
तो अगर रजिस्टर्स के अंदर हमारा डाटा मौजूद हो और उस डाटा पे हम मैनिपुलेशन करें तो हमारा रिजल्ट जो है विद इन नैनो सेकंड कह रहे हैं, पिको सेकंड कह रहे हैं, जितनी भी स्पीड माइक्रो प्रोसेसर की होगी उतनी तेज स्पीड के साथ हमारा डाटा प्रोसेस हो जाएगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी दो किस्म की कैटेगरी है इसकी, एक L1 कैशे होती है, एक L2 कैशे होती है, या फिर लेवल 1 लेवल 2 कैशेस के अलावा वैसे अगर जनरलाइज डिस्कस किया जाए तो कैशे माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर भी हो सकती है और अलग से सेपरेट चिप भी, सेपरेट जो है उसकी मेमोरी भी हम मदरबोर्ड पर देख सकते हैं। जो सेपरेट कैशे होगी वो निस्बतन स्लो होगी, जो कि माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर ही कैशे मेमोरी अगर साथ अटैच कर दी जाए तो वो निस्बतन फास्ट होगी। ओवरऑल कैशे चाहे बाहर माइक्रो प्रोसेसर के बाहर हो चाहे अंदर हो, ये मेन मेमोरी जो हमारी प्राइमरी मेमोरी रैम जिसे हम कहते हैं, उस रैम से कैशे मेमोरी फास्ट होती है। कैशे के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंट डाटा, रीसेंट डाटा अवेलेबल होता है। और कैशे का कॉन्सेप्ट अगर आप ने अक्सर ब्राउज़र्स के अंदर देखा हो, वेब ब्राउज़र्स के अंदर कैशे का डाटा मौजूद होता है। कैशे की वर्किंग होती है, कैसे वर्किंग होती है कि जितना भी हम डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, तो वो कुकीज़ और कीवर्ड्स, कुकीज़ और हिस्ट्री वगैरह वो सारी की सारी हमारे पास कैशे वेब ब्राउज़र की कैशे के अंदर स्टोर हो रही हो। सपोज़ कि हमने कोई एक ऐसी वेबसाइट ओपन की हो जिसको पहले कुछ टाइम पहले हमने ओपन किया हो, या फिर उस वेबसाइट को बार बार हम ओपन करते हो, तो वो वेबसाइट जो ही आप टाइप करते हैं तो फ़ौरन से लोड हो जाती है, क्योंकि वो कुछ कंटेंट तो ओरिजिनल वेब सर्वर से लेती है और कुछ कंटेंट जो है उस टाइम अवेलेबल ब्राउज़र के अंदर से लोड कर लेते हैं, और जो ब्राउज़र के अंदर कैशे होती है वहाँ से वो डाटा लोड हो जाता है। और अगर कोई ऐसी वेबसाइट जो पहले कभी आपने ओपन ना की हो, या सराउंडिंग में आपके सर्वर में भी पे भी किसी ने ओपन ना की हो, आपके सराउंडिंग नेटवर्क पे किसी ने ओपन ना की हो, तो वो वाली वेबसाइट जो ही आप टाइप करेंगे तो उसको लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कैशे का क्या फ़ायदा होता है, कैशे मेमोरी क्या होती है। और सिमिलरली अगर हम सिस्टम के अंदर चले जाएँ तो हमारे पास सपोज़ कि कोई फ़ाइल है, कोई सॉन्ग है, कोई मूवी फ़ाइल है, या ऑडियो वीडियो फ़ाइल है, या कोई इमेज फाइल है, या कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसको हम बार बार चला रहे हैं, तो उसका जो डाटा होता है, सपोज के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, या वीएलसी प्लेयर है, इसको अगर हम बार बार चला रहे हैं तो इसका डाटा, इसके कंटेंट्स जो हैं सॉफ्टवेयर के, वो कैशे के ऊपर एक कॉपी भी स्टोर हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई फाइल ओपन करेंगे हम, तो वीएलसी प्लेयर फ़ौरन से लोड हो जाएगा। अगर आपने वीएलसी प्लेयर को काफ़ी अर्सा ओपन ना किया हो तो वो कैशे पे नहीं होगा, तो वो डायरेक्ट हार्ड डिस्क से सी ड्राइव में जहाँ वो इंस्टॉल होगा वहाँ से वो फाइल रन होगी, रैम पे आएगी, रैम से फिर उसकी एक कॉपी कैशे के पास आएगी, और कैशे से फर्दर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर उनकी फाइल्स को रन किया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस को लोड किया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, वो निस्बतन स्लो होते हैं मेन मेमोरी और कैशे वगैरह से, लेकिन हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है, मैग्नेटिक टेप्स वगैरह होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क होती है, उससे ये निस्बतन इलेक्ट्रॉनिक डिस्क जो है वो तेज़ होगी। दैन उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क जो होती है, सीडी डीवीडी जो आप देखते हैं, वो निस्बतन स्लो वर्क करती हैं। ये क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से जितना ज़्यादा आप दूर चलते जाएं, माइक्रो प्रोसेसर सपोज कर लें कि रजिस्टर्स के पास है, इस माइक्रो प्रोसेसर से जितना दूर चलते जाएंगे उतना आपकी मेमोरी की स्पीड कम होती जाएगी। और लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिएगा हमेशा कि जो माइक्रो प्रोसेसर के करीब वाली मेमोरीज़ हैं वो एक्सपेंसिव भी हैं, फास्ट भी हैं, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी इस तरीके से हमने यूज़ करनी होती है जो कि फ़ौरन से डाटा को स्टोर करे, अरेज करे, कॉपी पेस्ट जितना भी डाटा हो रहा हो, रिसेंट डाटा, फ्रीक्वेंट डाटा, उसको हैंडल करना होता है। उसके लिए ये फास्ट किस्म के डाटा मैकेनिज़्म जो होते हैं, स्टोरेज मैकेनिज़्म इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टोरेज स्ट्रक्चर हायरार्की में सबसे मेन जो चीज़ें देखी जाती हैं वो होती है स्पीड, दैन कॉस्ट, और उसके बाद वॉलेटिलिटी। कैशे जो कैशिंग होता है बेसिकली कॉपिंग इंफॉर्मेशन इनटू फास्टर स्टोरेज सिस्टम,
मेन मेमोरी कैन बी viewed एज लास्ट कैशे पास सेकेंडरी स्टोरेज। तो कैशिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ये आप मज़ीद इस स्लाइड की रीड करके देख सकते हैं। ये परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर देखें डिफरेंट लेवल्स पे क्या परफॉर्मेंस होती है किस मेमोरी की, तो टिपिकली जो रजिस्टर्स होते हैं उसका साइज़ जो है किलोबाइट्स में होता है। ये लेस देन 1 किलोबाइट्स की बजाय आजकल इससे भी ज़्यादा थोड़ा एडवांस होता है। आई थिंक 256 किलोबाइट्स तक का कैशेज या इससे भी सॉरी रजिस्टर्स जो हैं इससे कम होते हैं, कैशेज जो है 256 किलोबाइट से ज़्यादा और 16 MB से भी ज़्यादा तक हो सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये टेबल अपग्रेड होता रहता है। आप लेटेस्ट वाला टेबल अगर देखना चाहें तो गूगल पे अभी आपको आजकल के ट्रेंड वाला टेबल भी मिल सकता है, लेकिन आइडिया लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिपिकल साइज जो होता है रजिस्टर्स का वो लेस देन 1 किलोबाइट्स मीन के ये कुछ बिट्स वगैरह में डाटा होता है, और कैशे जो है वो मेगा बाइट्स के लिहाज से होता है। और आपके पास जो मेमोरी है वो मैक्सिमम कह लें 16 किलोबाइट्स सॉरी गीगाबाइट्स पे है, इस रेंज में है इनके। आप 1 GB 4 GB 8 GB और इस तरह 16 GB तक की रैम जो है वो लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा वाले भी टेक्नोलॉजीज़ अगर अवेलेबल हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। जो हार्ड डिस्क है वो 100 गीगाबाइट्स 200 400 इस रेंज में डिफरेंट जो है, बल्कि टेरा बाइट्स में भी आपके पास हार्ड डिस्क आजकल मार्केट में अवेलेबल होती है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें तो कस्टम मेमोरी विद मल्टीपल पोर्ट्स सीमॉस वगैरह यहाँ पे यूज़ होता है, और कैशे में ऑन चिप और ऑफ चिप सीमॉस एस रैम स्टैटिक रैम हो सकती है, और जो हमारे पास मेन मेमोरी है वो डायनामिक रैम भी आजकल अवेलेबल है। ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिज़ाइनर जो हैं मैन्युफैक्चरर जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये डिवाइसेस मेमोरीज डिवाइसेस बनाते रहते हैं। और जो हमारे पास हार्ड डिस्क है वो मैग्नेटिक डिस्क होती है। एक्सेस टाइम देखें तो 0.25 नैनो सेकेंड से 0.5 नैनो सेकेंड रजिस्टर्स का एक्सेस टाइम है। एक्सेस टाइम इन माइक्रो प्रोसेसर कितनी देर में आपका डाटा एक्सेस कर सकता है, रजिस्टर से 0.25 नैनो सेकेंड में वो डाटा एक्सेस कर लेता है। कैशे से वो 0.5 से लेकर 25 नैनो सेकेंड टाइम में डाटा एक्सेस कर सकता है, और इसी तरीके से मेन मेमोरी में 80 to 250 और हार्ड डिस्क से 5000 नैनो सेकेंड टाइम जो है लेता है। यानी कि कुछ आपको फील हो रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है हार्ड डिस्क से डाटा लोड होने में निस्बतन रैम पे जो रनिंग प्रोग्राम का डाटा लोड होने में। बैंडविड्थ के लिहाज से भी कुछ ये फिगर्स दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और मैनेज बाय कंपाइलर होता है रजिस्टर्स, जबकि कैशे हार्डवेयर मैनेज बाय उसके साथ कंट्रोलर वगैरह लगे होते हैं उसके थ्रू होता है। मेन मेमोरी ओएस के ज़रिए से हैंडल होती है, और हार्ड डिस्क जो है वो भी ओएस के ज़रिए से हैंडल होती है। तो रजिस्टर्स बैक्ड बाय कैशे और कैशे बैक्ड बाय मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी बैक्ड बाय हार्ड डिस्क, और सेम हार्ड डिस्क बैक्ड बाय सीडी और टेप। ये जस्ट लाइक हायरार्की के हवाले से डिस्कशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम कैशिंग की डिटेल और इसकी वर्किंग देखेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कैशे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हमारे पास ओएस जो है कैशिंग की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सिस्टम को और फाइल्स को हैंडल कर रहा होता है। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।